नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने सस्पेंड किया IAEA के साथ परमाणु निगरानी सहयोग एग्रीमेंट। बांग्लादेश में शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सजा, अदालत की अवमानना की दोषी करार। 11 महीने पहले भागकर भारत आई थी पूर्व PM शेख हसीना। 70% मुस्लिम आबादी वाले कजाकिस्तान में हिजाब पर लगा बैन। चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों पर भी पाबंदी। राष्ट्रपति बोले राष्ट्रीय पहचान वाले कपड़े पहने। ट्रंप ने कहा भारत के साथ जल्द होगा व्यापार समझौता, टैरिफ होंगे काफी कम, 9 जुलाई से पहले होनी है दोनों देशों में डील। ट्रंप ने जापान पर 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी। अमेरिका से चावल ना खरीदने पर भी नाराजगी जताई। और अब आज की खास खबर। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था, जिसमें अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स विमानों के जरिए फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु साइट पर 30 टन बम गिराए गए थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका की ऐतिहासिक सैन्य कामयाबी बताया था, लेकिन इस बीच खबर है कि ईरान पर बम गिरा चुका अमेरिका अब यमन की तरफ अपने ताकतवर B-2 बॉम्बर्स भेजने का मन बना रहा है। अब इसकी वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल सोमवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने यरूशलेम पर एक और मिसाइल दागी थी। इस मिसाइल को भले ही इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया था, मगर इसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों भड़क गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला मोर्चा शायद यमन भी बन सकता है। मिसाइल दागे जाने के बाद मंगलवार की रात को यरूशलेम में सायरन बजे और लोग बंकरों की तरफ भागने लगे। इस हमले से ये साफ हो गया है कि भले ही इजराइल ईरान में सीज फायर कर चुका है, मगर मिडिल ईस्ट में शांति अभी दूर की बात है। इस घटना के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ही खुले तौर पर यमन के खिलाफ कार्रवाई की बात करने लगे हैं। यमन से दागी गई मिसाइल को लेकर अमेरिका की तरफ से भी चेतावनी दी गई है। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने सोशल मीडिया पर तीखा बयान दिया है। मिसाइल दागे जाने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने चेतावनी देते हुए एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हमें लगा कि मिसाइल हमले रुक गए हैं, हम इजराइल में आने वाली मिसाइलों से निपट चुके हैं, लेकिन हूतियों ने इजराइल में हमारे ऊपर फिर एक मिसाइल दागी। शुक्र है कि हमारे पास इंटरसेप्शन सिस्टम है। हम सब कुछ साफ होने तक इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद उन B-2 बम वर्षक विमानों को यमन जाने की जरूरत है। यह बयान उस वक्त आया जब हूतियों ने खुले तौर पर कहा कि उन्होंने हमला किया था। यहाँ ये भी बात ध्यान देने वाली है कि अमेरिकी एयरफोर्स के पास सिर्फ 20 B-2 बॉम्बर विमान हैं, इसलिए उन्हें बेहद सोच समझकर ही इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल दागे जाने के बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कात्ज ने यमन को ईरान का प्रॉक्सी करार दिया है। उनका कहना था कि यमन का कानून दरअसल तेहरान का कानून है। जब हम तेहरान में सांप का सिर कुचलेंगे तब यमन की पूंछ भी नहीं बचेगी। कात्ज का बयान साफ संकेत है कि अब इजराइल सीधे यमन को सैन्य निशाना बना सकता है। B-2 बॉम्बर्स की धमकी और इजराइल की आक्रामक लाइन इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का एक और नया चैप्टर खुल सकता है। और अब हम बात करेंगे ईरान इजराइल जंग की और इसके भविष्य के युद्धों पर इसका क्या असर हो सकता है। इजराइल और ईरान की हालिया जंग के बाद से प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव स्ट्राइक के बीच की लकीर अब धुंधली हो रही है, जिससे दुनिया को एक सतत युद्ध यानी लंबी जंग के हालात में धकेले जाने का खतरा मंडरा रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अचानक एक प्रीएम्प्टिव हमला किया, जिसमें ईरान के कई हिस्सों में धमाके हुए। इनमें परमाणु साइट्स, मिलिट्री ठिकाने, रिसर्च लैब्स और सीनियर मिलिट्री अफसरों के घर भी शामिल थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम
374 लोग मारे गए, जबकि ईरानी मिसाइल हमले में इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई। इजराइल ने अपने हमले को आत्मरक्षा के नाम पर किया गया हमला बताया, मगर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नैतिक रूप से सही है? क्या भविष्य में होने वाले खतरे के आधार पर कोई इतना बड़ा हमला किया जा सकता है? जानकार मानते हैं कि इस हमले से दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड स्थापित हो सकता है, जहां युद्ध को उचित ठहराने के लिए डर ही काफी होगा। इससे दुनिया में अस्थिरता बढ़ सकती है और युद्ध की संभावना भी बढ़ सकती है। लंदन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हुसैन दब्बाग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने मौजूदा हालात को और ज्यादा जटिल बना दिया है। ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने फैसला लेने के वक्त को कम कर दिया है, जिससे युद्ध की संभावना बढ़ गई है। इंटरनेशनल लॉ और एथिक्स के जानकार कहते हैं कि प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव वॉर में बड़ा अंतर है। प्रीएम्प्टिव वॉर यानी पूर्वव्यापी हमला तभी उचित है जब खतरा सामने हो, लेकिन प्रिवेंटिव वॉर भविष्य के खतरे के आधार पर हमला करना है, जो कि नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। ऐसे में जरूरी है कि हम पारदर्शिता, कूटनीति और सिविलियन रिस्क के आकलन पर जोर दें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि युद्ध के पहले सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाए और खतरे की आशंका को आज़ाद और निष्पक्ष एजेंसियों के जरिए वेरीफाई किया जाए। इजराइल ने दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से बस कुछ हफ्ते दूर था। हालांकि इजराइल के सहयोगी अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट समेत खुफिया आकलन ने तेहरान के परमाणु हथियार बनाने के नजदीक होने का कोई सबूत पेश नहीं किया। ईरान पर हमला उस वक्त किया गया जब ईरानी राजनयिक संभावित नए परमाणु समझौते के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन सैनिक और भू राजनीतिक विश्लेषण से अलग एक गंभीर नैतिक सवाल उभरता है कि क्या किसी देश ने जो किया है उसके आधार पर नहीं, बल्कि भविष्य में वो क्या कर सकता है, इस आधार पर ऐसा बड़ा हमला करना उचित है। ये बाकी दुनिया के लिए क्या मिसाल कायम करता है और कौन तय करता है कि कब डर युद्ध को सही ठहराने के लिए काफी है। हालांकि इजराइल का हमला अपने मकसद में नाकाम रहा। ईरान की परमाणु क्षमता को पूरा होने में कुछ हफ्ते भी नहीं बचे थे। इजरायली दावे को खुद उसके सहयोगी अमेरिका ने खारिज कर दिया। कूटनीति भी खत्म नहीं हुई थी, बातचीत का दौर चल रहा था कि तभी जंग छेड़ दी गई। हुसैन दब्बाग कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2.4 अनुच्छेद 51 एकमात्र अपवाद के साथ ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाता है, जो हथियार बंद हमले के बाद आत्मरक्षा की इजाजत देता है। इजराइल ने आत्मरक्षा के लिए किसी भी उकसावे से पहले हमला करने के लिए विवादित कानून का सहारा लिया, न कि स्वीकृति संधि कानून का। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इजराइल के हमले को एक जबरदस्त आक्रामक कार्रवाई कहा है। जूस कॉन्जोस नॉर्म्स का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक गंभीर मुद्दा है। ये जरूरी मानदंडों का उल्लंघन है जिनसे कोई भी देश विचलित नहीं हो सकता। इन मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मौलिक माना जाता है और इन्हें बदला नहीं जा सकता। इनका उल्लंघन राज्य की जिम्मेदारी के कानून के तहत आता है। इसका मतलब ये है कि जिस राज्य में जूस कंजोस, उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति जवाबदेह ठहराया जाएगा। जानकार मानते हैं कि ईरान में जिस तरह की कार्रवाई की गई, उससे अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था में दरार पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। अगर कोई राज्य भरोसेमंद तरीके से पूर्व प्रतिक्रिया का दावा कर सकता है तो दूसरे देश भी ऐसा करेंगे। मगर इजराइल ने अस्तित्व का खतरा बताते हुए अपनी कार्रवाई को सही ठहराया है। हालांकि ईरान के नेताओं का इजराइल को लेकर दुश्मनी भरी बयानबाजी का इतिहास रहा है और उन्होंने लगातार हिजबुल्लाह और हमास जैसे हथियारबंद समूहों का समर्थन किया है। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने हाल ही में तर्क दिया था कि जब किसी राज्य का अस्तित्व खतरे में होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कार्रवाई करने को लेकर जवाब देने में स्पष्ट नहीं है।
लेकिन दुनिया भर के दार्शनिक ये बात कहते रहे हैं कि शब्द चाहे कितने भी नफरत भरे क्यों ना हो, वो किसी कार्रवाई के बराबर नहीं होते। बयानबाजी कार्रवाई से अलग होती है। अगर सिर्फ भाषण ही युद्ध को उचित ठहराता है तो कोई भी देश नफरती बयानबाजी के आधार पर युद्ध छेड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक तकनीक ने सावधानी पर दबाव बढ़ा दिया है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में इस्तेमाल किए गए ड्रोन और F-35 ने मिलकर ईरान की सुरक्षा को मिनटों में पंगु बना दिया था। एक वक्त ऐसा भी था जब राष्ट्र आपस में बहस करने, मानने और दस्तावेज तैयार करने के लिए वक्त दिया करते थे। हाइपरसोनिक मिसाइलों और AI से संचालित होने वाले आज के हमलावर ड्रोन ने सोच, विचार और बातचीत की उस खिड़की को बंद कर दिया है। नए सिस्टम में न सिर्फ फैसले लेने का वक्त कम किया है, बल्कि युद्ध और शांति के बीच की पारंपरिक सीमा को भी तकरीबन खत्म कर दिया है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।